गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का 5वां भेद पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने 4 तक करा दिया था और आज हम लोग 5वां पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। 5वां है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की आइए हम आप सबसे पहले आपको परिभाषा बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के मूल में दूसरों के प्रति शुभकामना होती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जिन वाक्यों में वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, अपने लिए या दूसरों के लिए यानी आपके लिए या किसी और के लिए किसी न किसी अपने इच्छा के भाव को, ख्वाहिश के जो भाव होता है वो प्रकट करता है, ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब ऐसे वाक्य में मूल रूप से आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे जो होते हैं जो शुभकामना देते हैं, ठीक है, और आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। देखिए, ये आशीर्वाद हुआ। आपने देखा हो कि बहुत लोग कहते हैं नमस्ते सलाम करिए तो कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें अच्छा रखे, सुखी रखे। और इसी तरह से है कि आपकी यात्रा सुखद और सफल रहे, ये भी आशीर्वाद की भावना है। फिर लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान करे सब सकुशल लौटे। ठीक है, यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। और लास्ट है कि आज कहीं से ख़जाना मिल जाए, यानी ईश्वर चाहे कि आज कहीं से ख़जाना मिल जाए। या अक्सर हम लोग कहते हैं कि काश ईश्वर चाहे कि ऐसा हो जाए, या बहुत आप तरक्की करो, आगे चल कर के बहुत तरक्की करो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, जिसमें इच्छावाचक में फिर से देख लीजिए कि जहाँ पे इसका मूल रूप से भाव यह है कि जहाँ पे किसी को आशीर्वाद दिया जाए, शुभकामना दिया जाए, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। आपने उदाहरण देखा कि किस तरह से, जैसे है इसका उदाहरण कि ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आपकी यात्रा सुखमय हो, भगवान करे सब सकुशल हो। तो इस तरह के वाक्य को हम इच्छावाचक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 6वां संदेहवाचक वाक्य। ये जो संदेहवाचक वाक्य है, जो हेडिंग है, इसी से आपको जो इसकी मीनिंग निकल रही है, जो हेडिंग यहाँ पे संदेहवाचक, इसी से आपको मीनिंग निकल रही है कि संदेह का मतलब क्या होता है? शक की भावना, संदेह की भावना। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला प्रायः संदेह की भावना प्रकट करता है, उन वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जहाँ पे शक और संदेह की भावना प्रकट होती है, वहाँ पे क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि वह इस समय आता होगा। देखिए यहाँ पे शंका है, संदेह है, आया नहीं, अभी आता होगा। ठीक है, शायद आज वर्षा हो, यानी आज वर्षा हुई नहीं है लेकिन शायद, यानी शक के आधार पर कहा जा रहा है। इस तरह से जैसे नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कि मोहन दुकान पर पहुंच चुका होगा, और नेक्स्ट है कि हो सकता है आज आंधी आए। हो सकता है, देखिए यहाँ पे हो सकता है लगा है। तो यहाँ पे जहाँ पे संदेह या शंका, शक की भावना जहाँ पे प्रतीत होती है, वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें एक बात गौर करने की है, ध्यान देने की बात है यहाँ पे चिल्ड्रेन, कि अक्सर इन वाक्यों में गा गेगी का प्रयोग होता है। मैक्सिमम, मतलब मैंने ये कहा नहीं सब में, मैक्सिमम, क्योंकि देखिए वह इस समय आता होगा, गागे का प्रयोग है। ठीक है, और मोहन दुकान पर पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो अक्सर जो है गागे का प्रयोग होता है कि यह गया होगा, खाया होगा या आता होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। जहाँ पे शक और संदेह की भावना होती है, वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। अब देखिए 7वां है कि विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब यहाँ पे विस्मयादि बोधक आपने अर्थ में भी पढ़ा होगा। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य। तो देखिए जो हेडिंग है, इसी से मीनिंग निकल रही है कि विस्मय आदि बोधक, यानी विस्मय यानी आश्चर्य से संबंधित। अब देखिए इसकी डिफिनेशन है, परिभाषा है कि जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव
वक्ता के मुख से अचानक निकल पड़ते हैं। ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि ऐसे भाव वक्ता के मुख से अचानक निकल पड़ते हैं, ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे काश मैं वहाँ होता। काश देखिए यहाँ पे लगा हुआ क्या है, विस्मयादिबोधक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे देखा वाह जो है क्या है, विस्मयादिबोधक है। आपने अक्सर पढ़ा, 8th में भी पढ़ा है आपने कि जो चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक का, देखिए काश के बाद आप बुक खोलेंगे तो साथ में आपका दिया होगा काश मैं वहाँ होता। तो यहाँ पे जो काश है विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो जहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह है वहाँ पे आप समझिएगा कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हाय मैं मर गया। हाय में चिन्ह लगा हुआ विस्मयादिबोधक। इसी तरह से नेक्स्ट है कि ओह अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, अब क्या होगा, ओह, लेकिन ओह में देखिए चिन्ह लगा हुआ विस्मयादिबोधक। तो इस तरह से उफ, ओह, वाह, अरे, ऐसा जहाँ पे वर्ड का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेत में भी जो आपका जो है हेडिंग है संकेतवाचक, उसमें भी इसी की मीनिंग संकेत मतलब इंडिकेट करना, संकेत करना। इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए कह रहा है कि जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त मतलब कंडीशन, शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका उदाहरण है कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे यदि अभी से परिश्रम करोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 वाक्य है, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे, दूसरा है यदि अभी से परिश्रम करोगे। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये शर्त, यहाँ पे जो कंडीशन लागू हो गई है, शर्त लागू कि तुम यदि परिश्रम करोगे तभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे। ठीक है, कह रहा है कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो सकते होगे यदि अभी से परिश्रम करोगे, यानी ये एक वाक्य, पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि आप अगर मेहनत करेंगे तभी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो ये देखिए ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। इसी तरह से है कि नेक्स्ट है कि अगर पानी बरसा तो मैं नहीं आऊँगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन है, शर्त है, अगर मगर है, कह रहा है कि अगर पानी बरसा तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये एक वाक्य दूसरे वाक्य निर्भर करता है, तो यहाँ पर भी कंडीशन छुपी हुई यानी शर्त है। नेक्स्ट है कि यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखिए ये कह रहा है कि यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे कह रहा है कि वर्षा से संबंधित फसल की बात कही गई है, यानी यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये भी कंडीशन है, यह भी शर्त पे लागू है। नेक्स्ट है लास्ट है कि अगर तुम चलोगे तो मैं चलूँगा। देखिए अगर का प्रयोग किया हो गया कि अगर तुम चलोगे तो मैं चलूँगा। ये क्या है, संकेतवाचक, क्योंकि अगर यहाँ पे भी शर्त लागू है, तो शर्त से संबंधित यहाँ पे जो वाक्य कहे गए हैं यह संकेतवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके रहे अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद। मैंने आपको पूरा कल मैंने 4 समझाया था, आज मैंने समझा दिया है। और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर से मैसेज करें, फ़ोन करें। ठीक है, अब जब नया वीडियो बनाएंगे तो नया चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।